परेशानी भी है, और वो इस चीज़ की है कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को कॉल की है, और इस कॉल को मीडिया में भी ज़ाहिरी बात है इसको डिस्कस हो रहा है। ऑपोजिशन जो इमरान खान साहब की शक्ल में इस वक़्त मौजूद है, वो ये भी नहीं कह रही कि ये कॉल क्यों आई है, लेकिन एंटी अमेरिकन बयानियाँ भी जो है वो नैरेटिव भी पाकिस्तान में वो बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। और अब ये एंटनी ब्लिंकन साहब की कॉल तो आ गई भुट्टो साहब को, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो जो इंडिया है उसकी एक पॉलिसी है जिसको वो कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड हैं इस वक्त डॉक्टर जयशंकर, उनकी कोई कॉल नहीं आई बिलावल भुट्टो जरदारी को। और इसका मतलब जो है इसको बड़े पैमाने से एक्सप्लेन किया जा सकता है, इस पे बात की जा सकती है। आज मैं इस पे बात करना चाहता हूँ कि इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, वो नेबरहुड जो पॉलिसी है उसमें आप कहाँ पे देखते हैं कि क्या इंडिया पाकिस्तान में कोई तब्दीली आने वाली है, कोई हालात तब्दील होने वाले हैं, कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, या कि जो जिस तरह है वैसे की वैसे रहेंगी? अब भले इंडिया ये कहता है कि जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ये बेसिकली कोर कंपोनेंट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, और बड़ा हम जो साउथ एशियन ममालिक हैं उनके साथ बड़ा मिल के काम करेंगे, और एक बड़े पैमाने पे वो बात करते हैं और इस चीज़ को वो डिस्कस करते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सब रीजनलिज्म टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, और वो उनका कहना ये था रिसेंटली, अगर आप नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर बात करें, वो कहते हैं कि हम जो है वो सब रीजनल लेवल पे कोऑपरेशन प्रमोट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी बॉन्ड्स जो हैं वो साउथ एशियन ममालिक के साथ ग्रो करेंगे थ्रू सार्क और आउटसाइड इट। इट मीन्स कि पाकिस्तान को माइनस करना है। दैट इज व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी इज, कि पाकिस्तान को बाहर रखें। जो भी डिस्कशन होती है, जो भी हालात बनते हैं, जिस तरह का भी एक जिसे आप कह लो कि रिलेशनशिप बनता है, मिसाल के तौर पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ देखें, एक रीजनल कोऑपरेशन था, ये साउथ एशियन एसोसिएशन, ये जो सार्क वाला हो गया, ये तो डिसफंक्शनल है। एक छोटा सा कोऑपरेशन है जिसको वो कहते हैं साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि बेसिकली 2001 में उन्होंने बनाया था, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल एंड श्रीलंका को उन्होंने डाला। लेकिन टेक्निकली भी इतने बड़े पैमाने पे ये कोऑपरेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी चल रहा है। फिर भी इसमें जो है वो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल जो है कि इनिशिएटिव था। इसको अगेन कहा जाता है कि ये सब रीजनल आर्किटेक्चर है, सब रीजनल इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है, जिसका मकसद ये था कि वो चीज़ों को इंडिया जो है वो, मैंने इसके ऊपर आपको पता है काफ़ी ज़्यादा बात की है कि इंडिया माइनस पाकिस्तान पूरे खित्ते के ऊपर अपना एक इकोनॉमिक फुटप्रिंट रखना चाहता है, अपना एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस रखना चाहता है, अपनी एक जिसे कहते हैं अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए, एंड देन जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस इंडिया को मिल रही है, वो बेसिकली उसको भी कैश इन कर रहा है फॉर ब्रॉडनिंग, फॉर एनहांसिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन, उसको भी कर रहा है। फिर इस तरह एक और है जिसको हम बिम्स्टैक कहते हैं, जिसमें बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से जो है जाना जाता है। ये भी बेसिकली 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। अब इनकी भी आबादी जो है वो 1.73 बिलियन के करीब है, लेकिन मेजॉरिटी सारी बात है इसमें वो इंडियन ही है। 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस भी है यहाँ पे, जीडीपी है, एंड सो। अब ये है इंडिया की पॉलिसी, और उनको पता है कि हमें क्या करना है, कि हमें पाकिस्तान को माइनस करना है। अच्छा, वो कहते हैं जनाब कि दानिश कनेरिया जो कि ऑलरेडी स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ाम में मौजूद हैं, उन्होंने भारतीय टीवी को इंटरव्यू दिया और इल्ज़ाम लगाया कि साबिक चेयरमैन एजाज भट्ट जो है वो भी मेरा मौक़िफ़ तस्लीम करने से इनकार करते रहे, और उन्होंने कहा कि हिंदू होने की वजह से साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का मेरे साथ रवैया दुरुस्त नहीं था और वो मुझ पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डालते थे। ये अब आप सुन लें खुद बात। उन्होंने भारतीय टीवी को इंटरव्यू दिया और कहा कि जो एजाज भट्ट साहब थे, साबिक चेयरमैन जो थे पीसीबी, वो भी मेरी बात नहीं सुनते थे और इसी तरह से मेरी क्रिकेट ख़त्म हो गई। सबसे पहले शोएब अख्तर ने आफरीदी के बारे में ये बात सरकारी टीवी पर आकर कही कि पाकिस्तानी टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल थे, मेरे मसाइल हमेशा शाहिद आफरीदी के साथ रहे क्योंकि वो टीम में मुझसे अच्छा रवैया नहीं रखते थे और मुझे हमेशा गिराने की कोशिश करते थे। तो ये एक रहा है कि मतलब शोएब अख्तर को भी शाहिद आफरीदी के रवैये से कंप्लेन रही है। मैं बताता हूँ
खान साहब ने कहा मुझे आप बेशक तालिबान खान कहें, यहां मैं उनके दफ्तर खोलूंगा। आप कमाल करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो लोग जो चढ़ाई कर रहे थे, जो न्यूक्लियर आर्सेनल तक रसाई करने वाले थे, 65 किलोमीटर कैपिटल से व्हाइट हाउस में गए थे इमरान खान साहब, उस वक्त इमरान खान ने बात आगे चले ना, आगे चले। देखें, अब जो मुझे एक बड़ा वो झटका पड़ता है कि शेख रशीद साहब वो जो बात कर रहे हैं कि आप जानबूझ के कर रहे हो, पीजे में समय शरारत कर रहे हो। भाई उसने क्या कहा? उसने कहा मैं लड़ूंगा, मैं मरूंगा, मैं डरता नहीं है, मैं तैयार हूं। लेकिन फिर फाइनली ही हैज टू गो टू द कोर्ट कि मुझे जमानत दे दो। तो बुरी बात क्या है? इससे भी बुरी बात ये है, इससे भी बुरी बात ये है, आप 40-50 साल से पॉलिटिक्स का, आपको शर्म आनी चाहिए आग लगाने की, मरने मारने की गुफ्तगू करने के। आप सिविल वॉर की आप बात कर, जिधर एक सेकंड आम आदमी ने मरना है, आम आदमी के घर में मातम आना है, आपके घर में नहीं आना।